2024 रूस और यूक्रेन के बीच घमासान जंग छिड़ी थी। बम और ड्रोन की बारिशें चारों ओर से हो रही थी। वहीं 2 महीने पहले दिसंबर 2023 में हजारों किलोमीटर दूर केरल के थिरुवनंतपुरम के अंजू तेंकु गांव में 24 साल के प्रिंस सेबेस्टियन और उसके पापा समंदर में मछली पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन खराब मौसम के चलते वो 1 महीने से खाली हाथ भटक रहे थे। एक भी मछली हाथ में नहीं आ रही। अप्पा, इस तरह से हम कब तक जिएंगे? फिर एक दिन एक एजेंट रूस की एक नौकरी का ऑफर लेके उनके पास आया। चिट्टा, अब ये बेकार काम बंद कर दो। रूस में सिक्योरिटी गार्डों को भी इससे अच्छी तनख्वाह मिलती है। मैं तुम्हें वहाँ भेज सकता हूँ। बस फिर क्या, प्रिंस और उसके चचेरे भाइयों में पैसों का सोचकर ऐसा जोश उमड़ा कि वो उस बिचौलिए एजेंट को लगभग 7 लाख रुपए देने के लिए तैयार हो गए। और पूरे जोश के साथ जनवरी 2024 में तीनों भाई फ्लाइट पकड़ के मॉस्को की ठंड में पहुंच गए। पर यहाँ रूसी एजेंटों ने उन्हें एक दूसरे से अलग कर दिया। तुम सबको अलग अलग जगहों में भर्ती किया जाएगा। हर एक को अलग अलग छोटे अपार्टमेंट में लगभग कैद करके रखा गया, जहां श्रीलंका और नेपाल जैसे पड़ोसी देशों के लोग भी थे, जो उनकी तरह पैसे कमाने के मकसद से ही वहां आए थे। 4 दिनों तक प्रिंस के एजेंट से कोई बातचीत न होने की वजह से वो बौखला गया। यहाँ तक कि उसे अपने भाइयों के ठिकानों के बारे में भी कुछ पता नहीं चल रहा था। उसके अंदर के मछुआरे ने सूंघ लिया था कि कुछ तो गड़बड़ थी। क्या हमें रूसी सेना में गुलाम बना दिया जाएगा? और उसका शक सही भी निकला, क्योंकि एजेंट एक बुरी खबर के साथ वापस आया। तुम अब रूसी सेना में एक सहायक के रूप में काम करोगे। ओ भाई, ये क्या बकवास है? हमारे एजेंट ने तो हमें बताया था कि यहाँ सिक्योरिटी गार्ड का काम मिलेगा। चूतिया काटा उसने तुम्हारा। आर्मी में काम करो चुपचाप, नहीं तो वीजा एक्सपायर होने के बाद सीधा जेल में जाएगा भी लौंडे। डरे सहमे लाचार प्रिंस और उसके साथियों के पास अब और कोई चारा नहीं था रोस्तोव में रूसी सेना के हेडक्वार्टर जाने के अलावा, जहां रूसी अफसरों ने उसे रूसी भाषा में लिखे दस्तावेज जबरदस्ती सौंप दिए, जिसमें ये कहा गया था कि वो अपनी इच्छा से सेना में शामिल हो रहे हैं और वे एकदम तंदुरुस्त हैं। लेकिन सर, ये तो रूसी में मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सब समझ में आएगा, सैनकर सेल भारतीय। हालांकि प्रिंस ने समझ चुका था कि उसके साथ धोखा हुआ है, लेकिन इतने हट्टे कट्टे रूसी कमांडरों के सामने कुछ भी बोलने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। और फिर शुरू हुआ सैकड़ों रूसी सैनिकों के साथ ताबड़तोड़ ट्रेनिंग सेशन और फर्स्ट एड की क्लास, जिनमें कुछ मुट्ठी भर भारतीय थे, जिन्हें प्रिंस की तरह ही झांसा देकर भर्ती किया गया था। फिर 10 दिन बाद एक 13 दिन के कैंप में उनकी हथियार चलाने की ट्रेनिंग शुरू हुई। प्रिंस, जिसने अपने जीवन में मछली पकड़ने की रॉड के अलावा किसी खतरनाक औजार को हाथ तक नहीं लगाया था, उसे डर के मारे AK-47, रॉकेट प्रोपेल ग्रेनेड और M60 मशीन गन जैसे डरावने हथियारों को चलाना सीखना पड़ रहा था। और ट्रेनिंग के बाद रातों को जो वाट लगती थी, उसके बारे में क्या बताएं। बेचारों को कब्र खोदकर मरे हुए सैनिकों को दफनाने का काम करना पड़ता था। अब जल्द ही असली जंग का दिन आ गया था, जब उसकी हथियार की ट्रेनिंग की असली परीक्षा शुरू होने वाली थी। खतरनाक युद्ध के मैदान में 4 फरवरी 2024 को शाम के 6 बज रहे थे, जब यूक्रेन के लुहांस्क में प्रिंस की सेना की टुकड़ी बड़े ही जोश में युद्ध भूमि की ओर बढ़ रही थी, जब अचानक यूक्रेन की ओर से उन पर गोलियों की बारिश होने लगी। रूसी कमांडर गला फाड़ के चिल्लाया, हम पर हमला हो रहा है, नीचे झुको और फायर करो, यूक्रेनियों को दिखा दो कि उनके बाप कौन है। लेकिन जब प्रिंस अपने सीने पर टंगी बंदूक की उलझी हुई पट्टी को ठीक कर रहा था, तभी एक रूसी टैंक से गोली टकराकर उछली और उसने दिशा बदल ली, जो सीधा प्रिंस के बाएं कान को चीरती हुई निकली और प्रिंस का मुंह खून से लबालब हो गया। वे अचानक दर्द से लड़खड़ाने लगा और अपने बगल में एक मरे हुए रूसी सैनिक पर गिर गया। वो दर्द और डर से कुछ सेकंड्स के लिए एकदम सुन्न पड़ा रहा और फिर धीरे धीरे होश में आया। वो एक हाथ से अपने कान को ढककर पास के सैनिकों की खाई की ओर रेंग रेंग कर जाने लगा। तभी अचानक उसे एक डरावनी आवाज सुनाई दी और उसने अपने ऊपर एक ड्रोन को उड़ते हुए देखा। उसकी मौत उसे सामने देख रही थी। उसने कूदकर बचने की कोशिश की और लगा कि वो बच नहीं पाएगा, क्योंकि ड्रोन से जो ग्रेनेड निकला वो उसके एक बगल के रूसी सैनिक पर गिर गया, जो विस्फोट में मारा गया। और उस सैनिक के खून और मांस की बारिश सीधे प्रिंस पर पड़ी, जिससे वो धम्म से खाई पर गिर गया। तो हमारा प्रिंस हार मानने वालों में से नहीं था। उसने अपने घाव भरने का साहस जुटाया अपनी भारी जैकेट में पड़ी दवाइयों और बिस्कुट के पैकेट से। फिर वो खाई की तरफ जल्दी जल्दी रेंग कर जाने लगा, ट्रेनिंग में सीखी हर चीज को याद करते हुए। उसका भाग्य चमका जब किसी ने पुकारा, प्रिंस यहाँ आओ प्रिंस। आवाज जानी पहचानी लग रही थी, जिसे सुनकर प्रिंस के अंदर आशा की लहर दौड़ पड़ी। ये उसका चचेरा भाई विनीत था,
जिसे उसने आखिरी बार मॉस्को हवाई अड्डे पर अलग होने से पहले देखा था। विनीत एक दूसरी रूसी बटालियन का हिस्सा था जो मदद के लिए भेजी गई थी। विनीत ने उसे ड्रोन से हुए ग्रेनेड विस्फोट के बाद गिरते हुए देख लिया था। प्रिंस जल्दी जल्दी खाई के पास पहुंचा और विनीत ने उसे नीचे खींच लिया। अब यहाँ दोनों भाई अंधेरे में साथ बैठे हुए थे और प्रिंस को बस अपने खून में सने यूनिफॉर्म की गंध आ रही थी। उसे महसूस हुआ कि उसके बाएं कंधे और पैर पर गंभीर चोटें लगी थी और तुरंत मेडिकल मदद मिले बिना उसका जिंदा रहना मुश्किल था। पर यहाँ फर्स्ट एड की ट्रेनिंग काम आई जब विनीत ने कुशलता से अपने भाई को पेन किलर का इंजेक्शन लगाया, जिससे वो जल्दी सो गया। और विनीत ने पूरी रात उसकी निगरानी की, दूर से आ रही हवा में विस्फोटों की आवाजों से डरे बिना। भोर में जब सब कुछ शांत था और जंग खत्म हो गई थी तो चारों ओर सैनिकों के बस शव ही पड़े थे। उस समय विनीत प्रिंस को उठाकर बेस कैंप वापस ले आया। जब तक प्रिंस अस्पताल पहुंचा वो मौत की कगार पर लटक रहा था। आप हैरान हो जाएंगे जानकर कि डॉक्टरों ने उसकी खोपड़ी के अंदर से एक गोली निकाली, जो अनजाने में वो बेचारा अभी तक अपने अंदर लिए घूम रहा था। इसके बावजूद ये एक चमत्कार ही था कि प्रिंस आखिरकार ठीक हो गया। 10 दिनों में 5 अस्पतालों के चक्कर काटने के बाद यह एक बार फिर विनीत प्रिंस से अलग हो गया और अकेले बेस कैंप में चले गए। प्रिंस अब वहाँ से भागने के लिए और बेताब हो गया। मैं नहीं बचूंगा, मर जाऊंगा रे मैं इस नर्क में। उसने रिस्क ली और छुट्टी मांगने की हिम्मत जुटाई। सर, मुझे मॉस्को में अपने रिश्तेदारों से मिलना है, क्या मैं एक दिन के लिए उनसे मिलने जा सकता हूँ? अभी तेरे वहाँ कौन से गोरे रिश्तेदार आ गए? चल ठीक है जा, लेकिन कल वापस नहीं आया ना तो पुतिन की कसम मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। मॉस्को की सड़कों पर चलते हुए प्रिंस अपने अगले कदम के बारे में सोच ही रहा था कि तभी उसकी नजर एक चर्च पर पड़ी। भगवान जीसस क्राइस्ट, प्लीज मेरी मदद करो। उसे वहाँ एक पुजारी मिला जिसे प्रिंस ने अपनी परेशानियां बताई। मैं विनती करता हूँ फादर, आपसे मदद की भीख मांगता हूँ यीशु के लिए। उस पुजारी ने प्रिंस पर दया दिखाई और उसे चर्च में 1.5 महीने तक छिपा कर रखा और उसे खाना भी दिया। यहाँ तक कि उसे भारतीय एम्बेसी और थिरुवनंतपुरम में उसके परिवार से संपर्क करने में भी मदद की। और यहाँ खुशी की बात यह है कि आखिरकार उसकी वापसी का इंतजाम हो गया और वो पिछले साल 3 अप्रैल को घर वापस लौट आया। प्रिंस ने भारतीय एम्बेसी के जरिए फिर अपने चचेरे भाई विनीत और टीनू को भी वापस लाने की कोशिश की, जो शायद अभी भी जिंदा थे और यूक्रेन में कहीं लड़ रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी ने भी रूसी प्रधानमंत्री व्लादिमीर पुतिन से बाकी भारतीयों की जल्द रिहाई के लिए मदद मांगी है, जिसके बाद 126 में से 96 भारतीयों को वापस लाया गया, जिन्हें रूस की सेना में झांसे से शामिल किया गया था, जबकि 12 की मौत हो गई और